क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सब कॉन्टिनेंट के दो देश, इंडिया और पाकिस्तान, एक ही स्टार्टिंग लाइन से निकले, लेकिन 40 साल बाद दोनों की कार मार्केट इतनी अलग कैसे हो सकती है? एक तरफ भारत जहां ऑटो फैक्ट्रीज ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां कार लेना अब लग्जरी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट बन गया है। आखिर क्या रीजन है इसका? ये कहानी सिर्फ कार्स की नहीं, यह कहानी है पॉलिसीज, प्लानिंग और माइंडसेट की। 1980s में जब इंडिया में मारुति सुजुकी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब इंडियन अथॉरिटी का प्लान एकदम क्लियर था। फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म स्केल। इसको बोला गया फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसमें हर साल लोकलाइजेशन बढ़ाया गया ताकि देश की सप्लाई चेन खुद बन सके। बस इसके कुछ सालों में ही मारुति ने 1 लाख कार्स का प्रोडक्शन टारगेट अचीव भी कर लिया। ये डिसिप्लिन्ड पॉलिसी ने इंडिया को ऑटो इकोसिस्टम का एक फाउंडेशन दिया, जिसने आगे चलकर इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ला दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस तरफ कोई खासा ध्यान भी नहीं दिया। तब भी कार बाहर से बनकर पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी, और आज भी बाहर से ही बनकर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। आज इंडिया का ऑटो सेक्टर जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। हर साल 35 लाख से ज्यादा कार्स बनती हैं, और कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा सब एक दूसरे को पुश करते हैं। उधर पाकिस्तान का मार्केट अभी भी नैरो है। सिर्फ 3 जापानीज ब्रांड सुजुकी, टोयोटा और होंडा डोमिनेट करते हैं। रिजल्ट, प्राइस हाई, क्वालिटी लिमिटेड और इनोवेशन स्लो। यही रीजन है कि इंडिया ग्लोबल ऑटो हब बन गया और पाकिस्तान अभी भी असेंबली नेशन के फेस में है। अब बात करते हैं प्राइसिंग का, और यहाँ कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। पाकिस्तान में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 2.3 पाकिस्तानी रुपीस है, जबकि इंडिया में यह कार टॉप मॉडल लेजेंडर 4x4 60 लाख के आसपास मिल जाती है। इंडिया में कब की डिसकंटिन्यू हुई ऑल्टो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से आज भी सेकंड हैंड मार्केट में 10 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस में मिलती है। जहां इंडिया में ऑल्टो को तो अब कोई लेना भी पसंद नहीं करता। क्या यह सिर्फ टैक्स का खेल है? नहीं, यह सिस्टम का स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट ड्यूटी 472% तक होती है, और सप्लाई कम होने की वजह से लोग ओन मनी कल्चर में कार खरीदते हैं। मतलब अगर आपको कार तुरंत चाहिए तो कुछ पैसे आपको डीलर को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यह एक शैडो टैक्स है जो कंज्यूमर भरता है। इंडिया में सप्लाई चेन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इंडिया में कार जरूरत है और पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा रीजन जिससे यह गैप कभी फिल नहीं हुआ वो है ट्रेड बैरियर। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑटोमोबाइल ट्रेड ऑफिशियली बैंड है, और एक भी कार पार्ट लीगल रूट से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान इंडिया के चीप ऑटो कंपोनेंट्स खरीदता तो प्राइसेस 30 से 40% तक कम हो सकती थी, पर अब वही पार्ट्स थर्ड कंट्री से इंपोर्ट होते हैं तो 3 गुना महंगा पड़ता है। इसका मतलब हर पाकिस्तानी कंज्यूमर इनडायरेक्टली प्राइस पे करता है, और वो भी पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस में भी दोनों देशों की अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। इंडिया ने ईवी रेवोल्यूशन घर घर तक बिल्ड कर दिया है, जबकि पाकिस्तान अभी भी ग्लोबल फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। अगर दोनों पॉलिसीज का एसेंस देखा जाए तो एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है। इंडिया ने प्रोटेक्शन को छोड़कर कंपटीशन को अपनाया, और पाकिस्तान ने कंपटीशन से बचकर प्रोटेक्शन को पकड़ लिया। यही माइंडसेट का फर्क है। इंडिया में कंपटीशन ने इंडस्ट्री को R&D, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट की पावर दी, जबकि पाकिस्तान में प्रोटेक्शन ने कंज्यूमर के ऊपर कॉस्ट बढ़ा दी। हर प्रोटेक्शन एक कंफर्ट जोन देती है, पर कंपटीशन एक पुश देता है, और वही पुश इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बना गया।